दूसरी ये बात है कि अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए आप तैयारी करने आए हो, तैयारी में करना क्या है, ठीक, सिलेक्शन होगा कैसे। देखो इसमें तैयारी में लाखों लोग बैठे हुए हैं, है ना, कम से कम 20 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं नीट का। तो उसमें 20 लाख में लगभग सीटें 30-40 हज़ार हैं। 30-40 हज़ार में का मतलब ये है कि 19,70,000 का सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक। लेकिन जितने यहाँ बैठे हो उतने खो जाएगा कि नहीं, इतनी सीटें तो हैं भाई। अगर 40 हज़ार में आप जो भी अभी 30-40 जो भी बैठे हो तो 40 लोग तो हो जाएगा ना। तो इसलिए सब लोग सेलेक्ट हो सकते हो, ये बात तो माइंड में पहले रखो, ठीक। दूसरा ये होता है कि भाई सेलेक्ट, अब जैसे ये है कि लेकिन उन सबको पिछाड़ना भी पड़ेगा। जितने भी आपके पास 19,70,000 हैं उनको तो पछाड़ करके 30,000 के अंदर में आना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होना है ना। अब वो कैसे होगा कि वो लोग पिछड़ जाएं, हम आगे बढ़ें। तो जहाँ तक जैसे मान लीजिए जो हम लोग पढ़ाते हैं, चूँकि हम लोगों ने वो काम किया हुआ है ना, हम लोगों ने MBBS किया, MS किया, तो वो सब कहानी हमको पता है। और आपको ये बात पता है कि पिछले साल यहाँ से 6 बच्चे सेलेक्ट भी हुए, वो भी कितने, 45 बच्चों में। तो अगर 40-45 बच्चों में गांव से 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो भी 1 साल के अंदर में, एक लड़की रूपम वर्मा जो है वो तो 1 साल के अंदर ही सेलेक्ट हुई। वो भी आपको पता है कि 2020 और 21 में ज़्यादातर कोरोना में पढ़ाई तो अच्छी हो नहीं पाई थी, उसके बाद भी कोई लड़की 1 साल में अगर MBBS में 629 नंबर लेके सेलेक्ट हो जा रही है, तो ये भी नहीं आपके मन में ये होना चाहिए कि यहाँ जो पढ़ाया जाएगा इससे बेटर कहीं दुनिया में कोई पढ़ा सकता है। बात समझ रहे हो, ये अपनी खोपड़ी से आपको निकाल दो। क्योंकि जैसे ये क्या है, ये हरैया है, हरैया एक तहसील है। तहसील के नाम पे लोगों को ऐसा लगता है ना कि जैसे भाई छोटी जगह है, कोटा पढ़ो तो ज़्यादा सही रहेगा, है नहीं। तो जैसे कोटा पढ़ो, कानपुर पढ़ो, यहाँ पढ़ो, वहाँ पढ़ो, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप कभी भी देखना, कोटा से जो पढ़ के आए हैं लोग, ठीक, तमाम ऐसे बच्चे हैं जो हमारे रिश्तेदारी में ही, ऐसे 1-2 बच्चे हैं, आपके जानने वाले तमाम बच्चे होंगे, तमाम लोग आते भी रहते हैं। 3 साल 4 साल में वो पता चला 150 नंबर नहीं पाते। उसका कारण ये है कि जो हम लोग पढ़ाएंगे वो कोटा वाले नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक। कारण उसका ये है कि उनमें कोई इतना अनुभवी है ही नहीं है, किसी ने वो काम नहीं किया। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा MBBS पढ़ा रहा होगा, बात समझ रहे हो। वहाँ कोई BDS पढ़ा रहा होगा, कोई MBBS पढ़ा रहा होगा, कोई MS नहीं पढ़ा रहा होगा। और MS भी पढ़ा रहा होगा तो हो सकता है वो MS भी बहुत तरीके के होते हैं। कोई सर्जन जो कि एक बहुत फेमस सर्जन हो, वो नहीं पढ़ा रहा होगा, या कोई न्यूरो सर्जन तो नहीं पढ़ा रहा होगा। देख लेना, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप अपनी खोपड़ी में इसको बात रखो, पता करो कि कोई MBBS MS MCH, कोई MBBS MS, कोई MBBS MD, कोई भी इस तरीके का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो वो तो नहीं पढ़ा रहा होगा, ठीक। कारण ये है कि MBBS और MBBS MS में ज़मीन और आसमान का अंतर है, बात समझ रहे हो। कुल मिलाकर के कारण ये है कि उसके अनुभव, और ख़ासकर हम लोगों ने तो हर तरीके की जितनी भी लिमिट्स हैं वो सबको छुआ हुआ है, बात समझ रहे हो। किसी तरीके कोई ये नहीं है कि पता चला वो हमारा फ्रस्ट्रेशन है, हमारी डॉक्टरी नहीं चल रही है तो हम आ गए डॉक्टरी यहाँ पढ़ाने। वो मेरा इंटरेस्ट है और मुझे ये पता है कि हमें क्या करना है, और हमको ये पता है कि हम हरैया को कोटा बना देंगे, बात समझ रहे हो। और यहाँ के जो 45 बच्चों में 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कोई भी भारत की कोचिंग हो जो कि ये बात बता दे कि उस रेशियो से कहीं पे सिलेक्शन हुआ हो। और हम लोगों ने जो सेलेक्ट कराए हैं वो बच्चे कौन से हैं, गांव के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो इतने जागरूक भी नहीं हैं कि जिनको पता हो कि नहीं उनके दादा पहले से कह रहे हैं नहीं भैया तुम का डॉक्टर बने लगे रहो कक्षा 1 कैसे, ऐसा नहीं ना। उनको तो ये था चलो ठीक है हम क्या बन जाएंगे, सिंपल नर्सिंग कर लेंगे, एक्सरे टेक्नीशियन, कुछ टेक्नीशियन बन जाएंगे, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो बच्चे जो है कुल मिला करके आज MBBS कर रहे हैं, ठीक। उसका कारण ये है कि जैसे देखो सब जो कोचिंगों का अभी सिस्टम चल रहा है, कोचिंगों में क्या चलता है, पहला तो वो ये करते हैं कि जैसे मान लो NCERT की जो किताबें आपके पास हैं, अगर बायोलॉजी की किताब देख लो तो इसमें दोनों किताबों में मिला करके 600 पेज होगा। अब 600 पेज की जगह वहाँ पे आपको मॉड्यूल देते हैं, वो मॉड्यूल में 1200 पेज होते हैं, कभी कभी 1800 पेज भी हो सकते हैं, इतने मोटे मोटे। अब देखो होता क्या है कि आपके इसी जो 600 पेज हैं इसी से 100% क्वेश्चन आने हैं। अब कोई आपको 1200 पेज क्यों पढ़ा रहा है,
अच्छा 1200 पेज पढ़ा रहा है, इसका मतलब कुछ ज़्यादा पढ़ा रहा होगा। तो जैसे अगर इस किताब में मान लो आदमी के दांत के बारे में 5 पॉइंट लिखा है, ठीक, कि ये हेटेरोडॉन्ट होता है, थिकोडॉन्ट होता है, डाइफायोडॉन्ट होता है, डेंटल फार्मूला ये है, इनेमल एक चीज़ होती है, ये 4-5 चीज़ें लिखी। अब क्या होता है कि आप जब मॉड्यूल पढ़ोगे तो उसमें हाथी का दांत भी लिखा है, घोड़े का दांत भी लिखा है, चूहे का दांत भी लिखा है, ठीक। तो अब क्या होगा कि भाई आपको पहली बात तो क्या लगेगा, अगर मान लो आपने देखा कि एनसीईआरटी में तो खाली आदमी के दांत के बारे में लिखा है और वहाँ पे पता चला चूहे का दांत पढ़ा दिया गया, तो आपको पहले तो ये लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, है नहीं, आपको लगेगा कि गुरुजी तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं, इनको चूहे का दांत भी आता है, हाथी का दांत भी आता है, घोड़े का दांत भी आता है, मतलब ये कि बहुत अच्छी कोचिंग में हम आए हैं, ठीक, एकदम बहुत ज्ञानी गुरु हैं, एकदम इनको ज्ञान बहुत ज़्यादा है और टॉपर तो हम ही बनेंगे। टॉपर इसलिए बनेंगे क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, घोड़े के दांत तो और लोग जान ना पाएंगे, ठीक, और लोग तो भैया एनसीईआरटी पढ़ के चूहे के दांत नहीं जान पाएंगे, वो खाली आदमी के दांत जानते रहेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि क्वेश्चन आना है आदमी के दांत से। अब ये घोड़े के दांत, चूहे के दांत आप पढ़ जो रहे हो उसमें 3 गुना मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट जो होंगे आपके 1/3 हो जाएंगे। जब तक एक लड़का जो खाली आदमी का दांत पढ़ेगा, जब तक वो 3 बार पढ़ लेगा, तब तक आप घोड़े के दांत, चूहे के दांत के चक्कर में 1 ही बार पढ़ पाओगे। तो आप जब तक वो 3 बार रिवाइज करेगा तब तक आप 1 बार रिवाइज करोगे, ठीक। तो इसलिए हम लोग आपको कतई एक भी अक्षर इधर उधर नहीं पढ़ाते, ठीक, नहीं तो ज्ञान तो हम लोग के पास बहुत है भाई। अगर मान लीजिए हमने इतनी चीज़ें पढ़ी है, जो आदमी दांत की जो पढ़ाई करता है ना, बीडीएस जो करता है, वो 4 साल दांत पढ़ता है और उसके बाद भी दांत नहीं पढ़ पाता, तब भी एमडीएस करता है, जा करके फिर सर्जरी पढ़ता तो 3 साल और दांत पढ़ता है, उसके बाद दांत की जो है दुकान खोल के बैठता, सोकाल क्लिनिक। अब उसमें ज़िंदगी भर दांत जो है देखता है, पढ़ता है, लिखता है और फिर भी पूरा दांत समझ नहीं पाता। तो अगर दांतें पढ़ना हो तो ला करके भाई घोड़े के दांत क्या, हम तो इतनी मोटी मोटी किताब दे देंगे, ज़िंदगी भर दांतें पढ़ते रह जाओगे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ज़्यादा पढ़ोगे तो मास्टर बन जाओगे, कम पढ़ोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, ठीक। तो पढ़ना बहुत कम है, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना बहुत कम है, बार बार पढ़ना है। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, डॉक्टर बन जाओगे, और ज़्यादा पढ़ोगे, कम पढ़ो, बार पढ़ पाओगे तो कुल मिला के मास्टर बन जाओगे, ठीक। तो इसलिए पहली बात तो यहाँ का जो सिस्टम है वो ये है कि हम पढ़ाते बहुत कम हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों में से ज़्यादातर हिंदी वाले होंगे, उनको बड़ा टेंशन होगी कि भैया जो है हिंदी मीडियम से तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो पहली बात तो हम तो खुद ही हिंदी मीडियम वाले हैं, बात समझ रहे हो। कक्षा 1 से आज तक की मेरी कोई पढ़ाई प्राइवेट में हुई नहीं। कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी स्कूल, दुद्धि उद्धि से हम लोग पढ़ते थे, तब आप लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा, तख्ती भुरकी, घटारना पुतारना, ये सब तो जानते ही नहीं होंगे। इसके बाद कक्षा 6 से 8 तक यहीं हर बदावल से पढ़े, मिडिल स्कूल से, ठीक। 9 से 12 तक यहीं नेशनल इंटर कॉलेज हरैया बस्ती। इसके बाद MBBS KGMC लखनऊ और MS BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, ठीक। तो इतनी पढ़ाई है और पढ़ाई में कहीं भी कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है, सब कुछ सरकारी है, एकदम हिंदी मीडियम। और हमारे घर में 2 डॉक्टर हैं, सब हिंदी मीडियम। गांव में 3 डॉक्टर हैं, सब हिंदी मीडियम। बगल के गांव में लाग 5 डॉक्टर हैं, सब हिंदी मीडियम। और इस साल जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए सब हिंदी मीडियम, 6। देखो अगर जो है अंग्रेजी वाले डॉक्टर बनते तो इंग्लैंड वाले कुल डॉक्टर बन जाते, और भारत में इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत हैं, तो डॉक्टर कुल लड़के वही बन जाते, है कि नहीं। तो हिंदी वालों को तो कोई पूछता नहीं। देखो डॉक्टर बनेगा कौन, डॉक्टर वो बनेगा जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो अंग्रेजी वो एकदम अलग है, उसमें कोई अंग्रेजी कोई ज़रूरत नहीं बहुत। और जिनको ये लग रहा हो कभी कभी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे किताब आपको स्मार्ट पैनल पे पूरा उतारते हैं, उसको खोल देते हैं बुक, है ना, इस पे किताब खोल के लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। पहली बात, एक एक वर्ड पढ़ते हैं, जिसको पढ़ना नहीं भी ना आता हो वो भी काम करते हैं कि पहले पढ़ते हैं, आप एक एक वर्ड पढ़ना भी जान जाओ। दूसरा देखो अंग्रेजी में कुछ है नहीं, हम लोग भी हिंदी में पढ़ के गए, बाद में MBBS में तो तमाम विदेशी राइटर्स की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, चाहे वो गैनांग हो, चाहे गाइटन हो, चाहे हार्पर हो, चाहे हैरिसन हो, सभी जितनी किताबें हैं सब विदेशी राइटर्स की हैं। तो वहाँ पे आपको एक बार और समस्या हो सकती है कि भैया अब यहाँ अंग्रेजी कैसे आएगी, तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हम लोग भी पढ़ के इतने बड़े डॉक्टर बने अगर, तो
हमने पढ़ा भाई, हिंदी पढ़ के गए, पढ़ लिए ना। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको अंग्रेजी से डरना नहीं है। करना क्या है, करना ये है कि जैसे मान लीजिए अभी तो बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको जो भी वर्ड की मीनिंग नहीं आती, ठीक, उसको क्या करना है कि एक पहली बात तो डिक्शनरी खरीद लो। साहनी की डिक्शनरी आती है, ठीक, इंग्लिश टू हिंदी, अंग्रेजी वर्ड्स की हिंदी मीनिंग, उसमें आप ढूंढ करके वो एक अलग जो है पॉकेट डायरी बना सकते हो या कोई और छोटी डायरी बना सकते हो। और उस डायरी में जो भी पढ़ते हो, जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ा, जिसको इज एम आर की भी हिंदी ना आती हो वो भी लिखो। धीरे धीरे लिखते लिखते कुछ दिन, 3 महीने 4 महीने में आपको ये बात समझ में आएगी कि अब हमारी तो कोई मीनिंग फंसती ही नहीं, ठीक। उसको क्या करना है कि बिना मन के एक बार पढ़ लेना है। अगर आप उसको एक एक बार पढ़ते रहोगे तो अपने मतलब अपने आप वो चीज़ें एकदम आपको याद हो जाएंगी। बात समझ रहे हो? जो चीज़ें रिवाइज की जाती ना वो अपने आप याद हो जाती हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़, जैसे आदमी को सबसे ज़्यादा याद क्या रहती? गाली। गाली याद रहती कि नहीं? किसी को गाली कभी भूलती नहीं, क्यों? क्योंकि रिवाइज करते हो उसको। पता चला दिन में 2 बार कहीं भी चांस मिला तो रिवाइज कर लिया आदमी। जो चीज़ जीवन में रिवाइज करोगे वो अपने आप याद हो जाती। अच्छा, क्या किसी ने कभी प्रयास किया कि मुझे गाली याद हो जाए, उसको रटा हो बैठ करके कि मुझे भूल गई? ऐसा नहीं, उसको अनकॉन्शियस माइंड से रिवाइज कर रहे हैं, फिर भी वो याद है। और वो इस तरीके से याद है कि आदमी जो है, कोई पता चला सोया हुआ हो, उसको कोई जाके एक थप्पड़ मार दे तो उठ के तुरंत गाली दे देगा। वह उसको एकदम से ब्रेन में घुस गई है, वो तुरंत निकल जाती है। ऐसा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि मेन चीज़ है रिवीजन। और आप दुनिया की कोई चीज़ याद नहीं कर सकते अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे। तो कुछ नहीं करना है, आपने मीनिंग लिख लिया, आप जो है ये काम शुरू कर दो, मीनिंग लिख लो, रिवाइज करते रहो, वो चीज़ें आती रहती हैं। जैसे बार बार रिपीट होती हुई मीनिंग। होता क्या है कि हम लोग जो हिंदी वाले हैं उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाते रहते हैं। जुगाड़ का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक वर्ड होता है मोर ओवर, है ना? मोर ओवर का मतलब क्या होता है? मोर ओवर, इसका क्या मतलब होता है? बहुत अधिक किसी ने बताया, और कोई कुछ बताएगा? अत्यधिक किसी ने बताया है? मोर ओवर का क्या मतलब होता है? हद से ज़्यादा। देखो क्या है, मोर लिखा, ओवर भी लिखा, दोनों ऐसे लग रहा ना ज़्यादा ज़्यादा। तो किसी ने अत्यधिक बना दिया उसको, किसी ने हद से ज़्यादा बना दिया, कोई ने इससे अधिक बना दिया। क्यों? क्योंकि आपने मीनिंग उसको पढ़ी नहीं। अगर आप उसकी असली मीनिंग पढ़े होते तो सही अर्थ बनाते। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक। मोर ओवर का क्या मतलब हुआ? इसके अलावा। बात समझ रहे हो? अब क्या हो गया कि आप लोगों ने इसकी मीनिंग गलत बनाई कि नहीं, अर्थ इसका गलत समझा कि नहीं। अब जो हिंदी वाले हैं ये खोपड़ी लगाते रहते हैं, कहीं वर्ड आएगा तो समझ लेंगे, कहेंगे अच्छा अच्छा मोर ओवर मतलब यही होगा। अब क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, समझोगे कुछ, हो जाएगा कुछ, लिखाना रहेगा, लगाना रहेगा, कुल लगा दोगे कुछ। इसलिए ज़्यादा स्मार्ट बनने से ज़्यादा अच्छा ये है कि एक डिक्शनरी आप खरीदिए, उसमें जो भी मीनिंग नहीं आ रही, नहीं क्लियर हो, उसको एक बार लिखो, उसको पढ़ लो, एक बार रिवाइज करते रहो। बाद में आप एकदम सही क्लियर कट जो वो कहना चाह रहा है वो आप समझ पाओगे, और समझ पाओगे तो सही बात समझोगे तो सही काम करोगे। बात समझ में आई? तो इसलिए कुल मिला करके ये काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक तो आप पहली बात ये कर लीजिए कि एक अपनी डिक्शनरी खरीद लीजिए, और जब रोज़ पढ़िए तो जो भी मीनिंग गड़बड़ हो रही है उसको आपको क्या करना है, उसको लिख लेना है। लिख करके एक बार सुबह शाम जब भी समय मिलता है, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, उसको एक बार ऐसे ही पढ़ लेना है। जब आप देखोगे 10 दिन पढ़ोगे, 15 दिन पढ़ोगे, तो वो चीज़ें अपने आप क्लियर होने लगेंगी, आपको समझ में आया अच्छा यही होता है। इसके बाद आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक। दूसरा, जो बोलने वाली इंग्लिश होती है वो अलग होती है, ठीक, लेकिन जो साइंस की इंग्लिश होती है वो एकदम अलग होती है। इसलिए कोई भी कितना बड़ा अंग्रेज हो, लेकिन साइंस की इंग्लिश नहीं जान पाएगा जब तक वो मेहनत नहीं करेगा। तो इसलिए इसीलिए अंग्रेज जो हैं वो डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक, क्योंकि इंग्लैंड में 30% जो डॉक्टर हैं वो भारत के हैं। बात समझ रहे हो? मतलब वो खुद अपनी डॉक्टरी नहीं चला पा रहे हैं। अंग्रेज तो बहुत बड़े हैं, लेकिन चला हम ही लोग रहे हैं, और ज़्यादातर हिंदी वाले हैं। तो कुल मिलाकर के मान के चलो, हिंदी अंग्रेजी से कुछ नहीं होना है। हिंदी जिनको हिंदी पढ़ के आए हैं वो 4 महीने बाद, 3 महीने बाद उनको लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, कोई समस्या नहीं। मेन ये है कि आपको पढ़ना है। अब देखो क्या है कि हम लोग पढ़ाते कैसे हैं
हम लोग पहली बात तो ये है कि आपको ज़बरदस्ती का कोई मॉड्यूल नहीं देते। तमाम कोचिंग वाले हमसे पूछते हैं मॉड्यूल चलता है सर, मैंने कहा कोई मॉड्यूल नहीं चलता। पता चला गाइड। बहुत बार कैसा होता है कि जैसे मान लो आप और कोचिंग में जाओगे तो इतनी मोटी गाइड दे देंगे फिजिक्स की, उसमें 7000 क्वेश्चन होगा। अब 7000 क्वेश्चन अगर करो तो पूरे साल आप 7000 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। और उसमें पता चला IIT क्वेश्चन भी है तो इसका भी क्वेश्चन कठिन कठिन क्वेश्चन, और वहाँ का मास्टर वही IIT क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। आप बोले ये गुरु जी तो हमारे बहुत ज्ञानी हैं, इनको तो ज्ञान के भंडार IIT का एकदम सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा आपका एक पैसे का नहीं होना, बल्कि आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सोचो इतना कठिन कठिन चीज़ें आती क्या, बात समझ रहे हो। तो जो बच्चा कुछ कर सकता वो भी फ्रस्ट्रेट होकर के पढ़ना लिखना छोड़ देगा। वो सोचेगा भैया ये तो हमारे बस का है नहीं। ठीक, तो ज़बरदस्ती जो काम करना है वही करना चाहिए ना। तो वो क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1500 क्वेश्चन देते हैं, वो भी जब हमारे चैप्टर ख़त्म होते हैं आपको 50 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इसी तरीके से चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, उसको हम लोग इतना लोड देते हैं कि कम से कम आप पढ़िए, कम से कम क्वेश्चन करिए, बार बार करिए। बार बार करेंगे तो आप 1 साल में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। बात समझ रहे हो। अभी केवल हम लोगों के साथ चलते रहो, पूरे साल लगभग हर 14 दिन में हम लोग टेस्ट भी लेते हैं। टेस्ट में आपको अपने परफॉर्मेंस को बना के रखना है। जो बच्चा टेस्ट में जितना नंबर यहाँ पाता है उतने वहाँ पाता है। जितने बच्चे हमारे सेलेक्ट होने वाले होते हैं वो हमको पता होते हैं। जो 600 के ऊपर यहाँ पा रहा है वो 600 के ऊपर वहाँ पा जाएगा, जो 600 से कम पा रहा है वो 600 से कम ही पाएगा। 500 पा रहे हो तो समझ लो इस बार नहीं होना है। अगर 600 पाने लगे तो 600 के ऊपर आ गया तो भैया हो जाएगा। 700 पाओगे तो बहुत एम्स मिल जाएगा और सब चीज़ें मिल जाएंगी, बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। बात समझ आई। तो कुल मिलाकर के टेस्ट में भी ज़बरदस्ती का काम नहीं करते हम। बहुत लोगों के टेस्ट ऐसे होते हैं उसमें तमाम पता नहीं उल्टा पुल्टा ला करके एकदम क्वेश्चन दे देंगे, बच्चे परेशान, सोच रहे हैं अच्छा अब ये कैसे होगा, इसके लिए तो ये पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा। वो देते इसीलिए हैं क्योंकि उनका मॉड्यूल पढ़ो। बात समझ रहे हो। जो उन्होंने ऊट पटांग हाथी के दांत घोड़े के दांत पढ़ाया हुआ है तो हाथी के दांत घोड़े के दांत अपने टेस्ट में भी पूछते हैं, तो उससे लगता अच्छा हाथी के दांत भी पूछा जाता होगा, तो पता चला हाथी के दांत भी रट रहा आदमी, जबकि पूछा जाना कौन सा है, आदमी का दांत। तो हम लोग केवल आदमी का दांत पूछते हैं और वही आदमी का दांत आपसे पूछा भी जाएगा और निश्चित रूप से आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी। और चूंकि अभी आप लोग जल्दी आ गए हो, पिछले 2-3 सालों में ऐसे स्थिति रही कोरोना में कि बहुत अच्छा नहीं हो पाया, बहुत समस्याएं रही, है ना। पता चला कि पढ़ाई ही अभी जैसे पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था नीट का वो कब हुआ था, सितंबर में हुआ था। इसके बाद फिर अक्टूबर में रिजल्ट आया, तो कुल मिलाकर के इस बार मई में हो रहा है। ज़्यादातर पहले जो हम लोगों के ज़माने में भी मई में ही होता था। ठीक, तो अभी सत्र सही किया जा रहा है। अभी आप लोगों का अप्रैल से ही मार्च से ही जो ये क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो हम आपको लगभग नवंबर से दिसंबर तक पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। इसके बाद फिर हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि मई के पहले एक बार पूरा फिर पढ़ा दिया जाए, तो आपको 1 साल में 2 बार पूरी चीज़ पढ़ा दी जाएगी और आप अपने अनुसार भी 2-3 बार भी पढ़ सकते हो। दूसरा जैसे ये है कि जो हमारी अपनी पढ़ाई है वो अपनी पढ़ाई ऐसी है फार्मूला बेस्ड और जुगाड़ बेस्ड। ठीक, जैसे मान लीजिए कि रामायण है, रामायण को आपने देखा होगा कि लोग 24 घंटे में पढ़ डालते हैं। किसी घर में रामायण हुआ होगा, रामायण देखते होंगे लोग जो है पूरा पढ़ते हैं ना कि हरौनात्मम संकट भारी और दीनदयाल विरत सम्मारी, पढ़ते हैं। आप जो देख रहे होंगे कि ये पूरा रामायण की जो चौपाइयाँ वो 24 घंटे में आदमी पढ़ लेता है। लेकिन अगर इसको गद्य लिख दिया जाए, गद्य लिखने का क्या मतलब है कि हे नाथ, ठीक, हमारे महान संकट को आप हर लो, ठीक, आप ही दीनदयाल हो, आप ही ये हो, आप ही हो, तो क्या आदमी 24 घंटे में पूरा रामायण पढ़ लेगा? नहीं पढ़ेगा। कितना दिन लग जाएगा? अब पता चला उसको 1 हफ्ता भी लग सकता है पूरा रामायण पढ़ने में। अगर जो है पढ़ना पड़े उसको गद्य के रूप में तो उसको 1 हफ्ता लग जाएगा। लेकिन अगर पद्य के रूप में पढ़ रहे हैं तो हम 24 घंटे में बहुत ही मस्ती में पढ़ लेते हैं, उसमें लोगों को आनंद भी आता है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पे हम आपको पढ़ाते हैं वो फार्मूला बेस्ड पढ़ाते हैं। अभी तक तो मैं फिजियोलॉजी ही पढ़ाता रहा हूँ 6-7 चैप्टर बायोलॉजी के, लेकिन इस बार उम्मीद है कि आपके आधी से ज़्यादा बायोलॉजी पूरी मैं पढ़ाऊँगा और पूरी बायोलॉजी का उम्मीद ये है मुझे कि मैं पूरे फार्मूले भी बनाऊँगा। और मैं जैसे मान लो कि 7 चैप्टर हैं, कुल 38 चैप्टर थे, अब तो कुछ कट भी गए हैं। ठीक, 38 चैप्टर जो बायोलॉजी के थे
उसमें से 7 चैप्टर में पढ़ाता था। 7 चैप्टर में अगर देखा जाए तो फार्मूले मेरे लगभग उसमें 100 से 150 फार्मूले थे, 100 से 125 फार्मूले पढ़ने में मात्र 10 मिनट लगता है। मतलब 7 चैप्टर को रिवाइज करने में 10 मिनट, बात समझ रहे हो? तो 38 चैप्टर रिवाइज करने में भाई 7 चैप्टर में 10 मिनट, तो 38 में 7 × 5 = 35, 10 × 5 = 50, 1 घंटा मान लो, है कि नहीं? लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि चलो हो सकता है इसमें कुछ कम फार्मूले बनाने पड़े हों और मैं ज़्यादा बनाने पड़े, तो मानता हूँ मैं कि 3 घंटे, तो पूरी बायोलॉजी आप 3 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। फार्मूला बेस्ड जो स्टडी होती है उसके लाभ ये हैं कि आप अपने आप में 30 गुना तेज हो जाओगे। ठीक, जैसे होता नहीं कि कोई आदमी बंदूक लेके घूम रहा है, कोई मिसाइल लेके घूम रहा है, कोई लाठी लेके घूम रहा है, कोई जो है भैया AK-47 लेके घूम रहा है, तो कौन जीतेगा? तो AK-47 जिसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, तो वो ब्रह्मास्त्र आपको दे दिया जाएगा। ठीक, उस ब्रह्मास्त्र के यूज से आप लोगों से 30 गुना तेज हो जाओगे। तो इसलिए आपको ये बात प्लान करना है कि आपको कुल मिला करके 1 साल में ही सिलेक्शन लेना है। ये माइंड जैसे क्या होता था, हम लोग जब जाते थे, अभी आप पढ़ोगे आपको कहीं फील ही नहीं होगा कि कहीं कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है। ठीक, आपको लगेगा कि ये तो हमें भी समझ में आ रहा है। नहीं, जब हम लोग तैयारी करने गए थे तो 1 साल तो ये नहीं समझ पाते थे चल क्या रहा है यहाँ। ठीक, पढ़ना क्या है, क्या करना है। दूसरा, वो लोग नोट बनवाते थे। अब बैठ करके नोट बना रहे हैं, शुरू में गए, अंग्रेजी बहुत आती नहीं थी तो नोट ही सही नहीं बन पाता था, तो बाद में तो यही बैठे रहते थे, कहाँ ये छूट गया, कहाँ वो छूट गया, इसको भैया पूरा करो, उसको। तो 1 साल तो आदमी नोट बनाता था। ठीक, फिर दूसरी साल सोचता था अच्छा चलो ठीक है, तो वो इतना लोड दे देते थे, इतनी बड़ी मोटी गाइड, इसको पढ़ो उसको पढ़ो। तो लोग फिर क्या करते थे कि 1 साल बायोलॉजी तैयार करते थे, एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री तैयार करते थे, तो 3-4 साल का पहले से प्लान बना के चलते थे। ठीक, और बाद में उसी बीच में 1-2 अर्ध दशक या पूर्ण दशक वाले भी मिल जाते थे, भैया ये तो 10 साल से तैयारी करते हैं। ठीक, तो कुल मिला करके मेरा अपना ये मानना है कि आपको 1 साल का प्लान करना है। ठीक, और 1 साल में ही 2 बार पढ़ा दिया जाएगा, और कुल मिला करके अगर 3 घंटे में पूरी बायोलॉजी आप रिवाइज कर सकते हैं तो आप कितनी बार बायोलॉजी रिवाइज कर लेंगे इसको समझ सकते हैं। भाई एक आदमी, अगर मैंने 30 गुना कैसे आपको कहा तेज करने, 30 गुना का मतलब मैंने ये कहा कि कोई भी आदमी क्या 90 घंटे से पहले कोई पूरी बायोलॉजी पढ़ सकता है? नहीं पढ़ पाएगा ना। और अगर आप 3 घंटे में पढ़ रहे हो इसका मतलब 30 गुना हो गए कि नहीं। और फिर भी मैंने कम बताया, 90 घंटे में भी लोग नहीं पढ़ पाएंगे, समझ रहे हो? जो बहुत तेज पढ़ लिया होगा, रट लिया होगा, वो भले 90 घंटे में कर ले, लेकिन हमारी वाली जो 3 घंटे में वो तो हो जाएगी। अब जैसे मान लो कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जैसे ये फार्मूला क्या है ना, तो अभी मैं आगे जब पढ़ाऊँगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि फार्मूला क्या है। लेकिन फिर भी मैं एक आध फार्मूला आपको अभी यहाँ लिख के बताता हूँ क्या है फार्मूला, है ना। तो जैसे देखो लिखा है, जैसे एक फार्मूला है, पेट पिए पानी गुड़ दारू। ठीक, एक मान लो मैंने फार्मूला लिखा, पेट पिए पानी गुड़ दारू। ठीक, अब इसका क्या मतलब है? अब जैसे आता है एब्जॉर्प्शन, जैसे डाइजेशन पढ़ते हो उसमें आता है एब्जॉर्प्शन, तो उसमें जितनी इंटेस्टाइन है, पूरा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके तमाम अलग अलग पार्ट हैं। जैसे भाई माउथ हो गया, ठीक, बाद में इसोफेगस हो गया, फिर यहाँ स्टमक आ जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो अलग अलग जो पार्ट हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। जैसे मुंह है, माउथ के अंदर में जैसे ड्रग्स कुछ होती हैं, माउथ डिजॉल्विंग ड्रग्स, तमाम देखते होगे किसी को उल्टी हो गई तो उल्टी में क्या करते हैं आदमी, कहते हैं ये लो, ये चूसने वाली दवाई है, मुंह में रख के चूस लो। क्यों चूस लो? क्योंकि अगर खाए तो उल्टी हो जाएगी तो काम ही नहीं करेगी। तो ऐसी भी दवाएं होती हैं जो माउथ में रखने से ही वहीं से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ब्लड के अंदर चली जाती हैं। तो माउथ क्या चीज़ एब्जॉर्ब करता है? कुछ दवाएं एब्जॉर्ब करता है। ठीक, ऐसे ही है कि पानी, जो पेट है, स्टमक है, वो क्या चीज़ एब्जॉर्ब करता है? तो देखो स्टमक एब्जॉर्ब, अब इसका मतलब ये है पेट पिएगा पानी गुड़ दारू का मतलब स्टमक एब्जॉर्ब्स
एब्जॉर्ब्स। अब पानी का मतलब वाटर है ना, गुड़ का मतलब शुगर, ठीक, और दारू का मतलब अल्कोहल, ठीक। तो स्टमक में कुल मिलाकर के अरे यार अब चलो, तो स्टमक में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक। क्या क्या एब्जॉर्ब होती हैं? तो एक तो वाटर एब्जॉर्ब करता है, दूसरा शुगर एब्जॉर्ब करता है, तीसरा अल्कोहल। अब जैसे मान लो एक और फार्मूला लिखाता हूँ। जैसे मान लो ये तो स्टमक का हो गया। अब मान लीजिए आ गया कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब क्या करता है, तो इसका है बड़ी आंत। बड़ी आंत को मिनरल वाटर, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है और वाटर का, ठीक। तो तमाम ऐसे कंफ्यूजिंग जो चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लो इसको रटना हो, अब जैसे मान लो अगर ये लिखा जाता तो क्या लिखा जाता कि लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स, ठीक, मिनरल्स एंड वाटर। और अगर हमने ऐसे पढ़ लिया बड़ी आंत को मिनरल वाटर, तो ये जल्दी हुआ कि वो जल्दी हुआ? तो कुल मिलाकर के आप इसको ऐसे ही कहानी की तरह पूरा रट लोगे और लगभग मुझे ये लगता है कि आपके 1500 फार्मूलों में सब हो जाएगा। 1500 फार्मूला पढ़ने में 1 घंटा, ठीक। 1 घंटे में आप 1500 फार्मूले रिवाइज कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये धीरे धीरे इस तरीके की हो जाएगी। और ये जो सिस्टम है ये अपने आप में आपको 30 से 40 गुना तेज बनाने वाला है। बात समझ रहे हो? जहाँ भी इस तरीके के तमाम एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, आपको बार बार ये लगता है कि भूल गया, ये होगा वो होगा, ये सब चीज़ें आपका एकदम से हम लोग एकदम क्लियर कट, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, समझ रहे हो? तो ये फार्मूले होते हैं। और तमाम जुगाड़ भी होते हैं, जिसे जुगाड़ के आधार पे, ठीक, जैसे उसको सेट कर लिया जाता है। जैसे मान लो एक जुगाड़ मैं बताऊं, जैसे एक मच्छर होता है क्यूलेक्स, है ना, एक मच्छर होता है एडीज। पूछा जाता है भाई इनसे जो है बीमारी क्या होती है, ठीक। तो एडीज से होती है एडीस, YDC, ठीक। अब देखो ये हो गया एडीज। एडीज से बीमारी कौन सी हो गई? एडीस। तो जैसे एडीज से एडीस बीमारी तो रट सकते हैं ना। अब एडीज से क्या हो गया? Y से हो गया येलो फीवर, है ना। D से डेंगू फीवर, और C से चिकनगुनिया, है ना। तो इस तरीके से कुछ जुगाड़ भी होते हैं। अब जैसे मान लो क्यूलेक्स के बारे में आ गया, तो क्यूलेक्स के बारे में है काला काला होता है ना। मच्छर कैसा होता है? ये काला काला होता है। ये सब जुगाड़ हैं। काला काला होता है, काले पानी में रहता है, मतलब गंदे पानी में, है ना, गंदी जगह पे रहेगा, पानी में रहता है। तो काला काला होता है, काले पानी में रहता है, किलोमीटर तक सैर करता है। सैर करता है, किलोमीटर तक सैर करने का मतलब क्या है? मतलब ये बहुत मजबूत होता है, उड़ते उड़ते किलोमीटर तक चला जाता है। बात समझ रहे हो? तो ये सबसे ज़्यादा जो है काली रात में निकलता है। अब काली रात का मतलब रात में निकलता है। जैसे एडीज जो होता है दिन में काटता है ना, एडीज मच्छर दिन में। अब इसका उल्टा हो जाएगा सब। एडीज जो ये क्यूलेक्स कर रहा है उसका सब उल्टा एडीज करता है। एडीज की तो बीमारी आपको पता चल गई, और क्यूलेक्स का उल्टा कर दो। अब देखो इसमें क्या है कि क्यूलेक्स जो हो गया भैया, ये काला काला होता है, काले पानी में रहता है, किलोमीटर तक सैर करता है, काली रात में निकलता है, और क्या करता है?
क्लस्टर में अंडे देता है, क्लस्टर में अंडे देता है। अब जैसे मान लो एक क्लस्टर में दे रहा तो एडीज कैसा दे रहा होगा, अलग अलग दे रहा होगा एक अंडे, और इसके अंडे पूरे मिल करके एक साथ रहते हैं, उसके अंडे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो क्लस्टर में अंडे देता है ना। दूसरा, ये जो होता है कच्छे के नीचे काटता, कच्छे के नीचे मतलब ये बिलो नी, बात समझ रहे हो। जैसे आप जो है ये जो काटता है पैर में काटता है, नीचे काटता है, तो इसमें ऐसे हो गया, याद करने के लिए जुगाड़ है, कच्छे के नीचे मतलब बिलो नी हो गया, कच्छे के नीचे काटता है ना, बिलो नी हो गया। अब देखो अगर बिलो नी काटेगा तो पैर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, फूल जाएगा मतलब फाइलेरिया हो जाएगा। भाई लोगों का पैर फूला रहता ना, तो उसको फाइलेरिया, तो बीमारी क्या क्या कर रहा है, फाइलेरिया कर दिया इसने, ठीक। दूसरा क्या करेगा, दूसरा पैर फूल जाएगा, और पैर फूल जाएगा तो घुटने में भी दिक्कत हो जाएगी, तो इसमें हो जाता बेस्ट नील आर्थराइटिस। बेस्ट नील आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट में सूजन हो गई है ना। और कौन सा काम करेगा, और जैसे मान लो किसी का पैर फूल जाए और घुटने में सूजन हो जाए तो आदमी क्या हो जाएगा, पगला जाएगा, है ना, टेंशन में आ जाएगा, पगला जाएगा। तो ये हो गया जापानीज इंसेफेलाइटिस। मतलब ये तो मैंने आपको एक जुगाड़ बताया कि जैसे बहुत चीज़ें इस तरीके से भी याद की जा सकती हैं, बात समझ रहे हो। तो कुछ फार्मूला बेस्ड हो गया, कुछ जुगाड़ बेस्ड हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि भाई जैसे मान लो हम डाइजेशन पढ़ा रहे हैं, तो डाइजेशन में कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो आदमी खाना खाया, डाइजेशन पहली बात तो होता क्या है, तो डाइजेशन ये होता है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, फैट खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, ठीक, वो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, वो ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ सीधा ब्लड में नहीं जा सकती, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के बहुत छोटा करना पड़ेगा, इतना छोटा करना पड़ेगा कि वो ब्लड के अंदर चली जाए, बात समझ रहे हो। तो ये पूरी जो मशीन है ना डाइजेशन की, खाने लेके पूरा नीचे पाइप ही है, यहाँ से मुंह शुरू हुआ, नीचे जो है पाइप, तो उस पाइप में खाना आप डालते हैं, और उस पाइप में खाना नीचे अंदर अंदर जा रहा है धीरे धीरे, और जा रहा तो उसको तोड़ा जा रहा है ऊपर से, ठीक। पहले कैसे तोड़ा गया, हथौड़े से लेके, दांत वांत भगवान लगा रखे हैं, दांत क्या है, हथौड़ा है, ठीक। तो पता चला मिल गया मान लो जैसे, तो उसको क्या करेंगे, पहले हथौड़े से तोड़ेंगे, फिर और आगे गया तो उसमें कुछ केमिकल डालेंगे, तेजाब वजाब, HCl डाल दिया पेट के अंदर, ठीक। स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, उसको और जो है तोड़ ताड़ के जला वला के और छोटा किया, फिर और नीचे गए, फिर क्या होगा, वहाँ पे आकर के बाइल मिल जाएगा, इधर से पैंक्रियाटिक जूस मिल जाएगा, उसको और तोड़ेगा, और तोड़ के और नीचे बढ़े तो इंटेस्टाइनल जूस मिलेगा उसमें, उसको और तोड़ के इतना तोड़ देगा, फिर एब्जॉर्प्शन शुरू होगा। एब्जॉर्प्शन का मैंने बता दिया कहाँ कहाँ क्या होना है, पेट पिए पानी गुड़ दारू, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। फिर उसमें और भी तमाम चीज़ें हैं जो कि है, लेकिन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्या आपने समझा, ये समझा कि कुल मिला के जैसे चक्की होती है, चक्की में आपने ऊपर से क्या डाला, गेहूँ डाल दिया, अब वो नीचे गई तो उसको तोड़ा गया, पीसा गया, पीस करके और पतला एकदम आटा निकाल दिया गया। यही काम जो है कुल मिला के इंटेस्टाइन का है। आप कुछ भी बड़ा खाओगे ऊपर से, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट, उसको लास्ट में तोड़ करके अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इन सब में क्या कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, और ये बदल करके क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए जैसे इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे मान लो पहले क्या था, पहले कोई बड़ी चीज़ थी, ठीक, मतलब प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट, अब उसको नीचे गया तो कुछ तोड़ा ना, उसको तोड़ने के बाद छोटा हुआ, जैसे कि डाइपेप्टाइड हो गया, पेप्टोन्स हो गए, और सब चीज़ें हो गई। अब और नीचे जाओगे तो और छोटी चीज़ तोड़ने वाली चीज़ होनी चाहिए। जैसे अगर ऐसे कोई पूछ ले कि आप ये बताओ कि सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज ये कहाँ पाया जाता होगा, और फिर पूछ ले कि एमाइलेज कहाँ पाया जाता होगा, तो एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट बड़ी चीज़ है, ठीक। तो वो जैसे मान लो कि पता चला जो है ईंटा तोड़ना होगा तो क्या करोगे, हथौड़े से तोड़ोगे,
लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत छोटी छोटी पता चला कोई बहुत ही छोटी बालू अगर पीसना है तो हथौड़े से तो नहीं पीसोगे ना, उसको पता चला और नीचे कोई चक्की उक्की के बीच में डाल के तब पीसोगे। तो कुल मिलाकर के जैसे तोड़ने के लिए दांत तो सबसे ऊपर लगाया गया, क्यों? क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ तोड़नी है। नीचे जो एंजाइम्स होंगे, जो छोटी चीज़ को तोड़ने वाली एंजाइम होगी वो सबसे नीचे होगी, जो और बड़ी चीज़ को तोड़ने वाली थोड़ा और ऊपर होगी, सबसे बड़ी को तोड़ने वाली सबसे ऊपर होगी। तो ये तो एक माइंड है। तो जैसे सुक्रेज जो हो गई, सुक्रोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से छोटा होता है, ठीक। इसका मतलब सुक्रोज को तोड़ने वाली जो एंजाइम होगी वो नीचे होगी, जबकि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाली ऊपर होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हैं, बात समझ रहे हो? तो ऐसे आदमी को याद भी रहेगा कि अच्छा इंटेस्टाइनल जूस सबसे नीचे आ रहा, तो इसका मतलब उसके अंदर छोटी चीज़ को तोड़ने वाली एंजाइम होगी। भाई पैंक्रियाटिक जूस ऊपर आ रहा है, इसका मतलब पैंक्रियाटिक जूस में, ये टेंशन नहीं लो, तो बहुत मतलब एक मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। एक होता है कॉमन सेंस, ठीक। तो कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। कॉमन सेंस लोगों के अंदर में बहुत कम है कि नहीं? तो एक कॉमन सेंस लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको ये प्लान करना है कि भाई मुझे तो 1 साल में सिलेक्शन लेना है, ठीक। इस बार चूंकि पूरा टाइम भी आपको मिलेगा, इसलिए आपको हम लोग पूरा एक बार सिलेबस पूरा करके उसके बाद उसको रिवाइज भी कराएंगे, ठीक। दूसरा, आपको एकदम फार्मूला बेस्ड इस तरीके से कर देंगे कि आपके पास मिसाइल दे दी जाएगी, ब्रह्मास्त्र, ठीक। उसको लेके आप जाइए और किसी भी धराशायी कर दीजिए, ये व्यवस्था कर दी जाएगी। आपको लगातार जो है हम लोगों के साथ में लगे रहना है। आपको कोई 3-5 इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। आपको हमें अपना ज्ञान नहीं दिखाना है, क्योंकि हम अपना ज्ञान दिखाने लगेंगे तो फिर कोई कुछ होना नहीं है, ठीक। क्योंकि हम लोगों ने इतना पढ़ाई लिखाई की है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तो उसको दिखाना नहीं है। कुल मिला के बस आपको जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक भी चीज़ ज़्यादा नहीं पढ़ाई, वो हम लोगों को पता है हमें कितना पढ़ाना है। तो हम कितना पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, एकदम टेंशन फ्री आपको पढ़ना है। ये व्यवस्था ये मान के चलिए कि पूरे भारत देश में कहीं पे भी अभी उपलब्ध नहीं है, बात समझ रहे हो? इसलिए कहीं से भी किसी तरीके की कोई 24 आवर अवेलेबल टीचर आपको बताइए, तो किसी तरीके से कहीं कोई समस्या नहीं है। बस ये है कि अभी से एकदम एक्टिवेट हो जाओ, एकदम से एक्टिव हो जाओ। ये मत सोचो कि भैया वहीं तो अप्रैल चलत बा, वहीं सही नहीं चल रहा है, इसीलिए हमने डेमो भी बंद करा दिया। अब इसमें अब कोई नया लड़का नहीं आएगा, अब जो चलना है वो चलेगा, जिनको डेमो लेना वो आगे लेंगे। उनको हमने कर दिया कि अगले बैच में आके अपना पढ़ लो, जो को समझना हो, एडमिशन लेना हो एडमिशन लो, नहीं लेना हो तो निकल लो, ठीक। लेकिन ये नहीं कि अब जो बैच चल रहा 15 दिन आपने पढ़ लिया, अब इसमें कोई नए लड़के की एंट्री नहीं होगी। जिनको आकर के उनको मतलब ये है कि जो हमें आगे पढ़ाना हम वही पढ़ाएंगे, बात समझ लो। ये नहीं कि कोई नया लड़का आ गया अब उसके लिए हम चले फिर जो है काका उसको शुरू करें, अब वो सब चीज़ें ख़त्म हैं, ठीक है। तो कुल मिला करके आप लोग जो है एकदम से शुरू कर दीजिए पढ़ाई। एक डिक्शनरी खरीद लीजिए, जहाँ पे कहीं किसी तरीके की दिक्कत होती है उससे जा करके उस वर्ड की मीनिंग को लिख लीजिए और उसको रोज़ एक बार पढ़ा करिए। दूसरा ये है कि अभी हम लोग जब पढ़ाएंगे तो पूरा जैसे मान लीजिए कि हमने एक बार पढ़ा उसको पूरी लाइन टू लाइन, यहाँ पे आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ दिया। पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम उसका अर्थ बता देंगे। अर्थ बताने के बाद पूरा हिंदी में आपको एक प्रकार से हिंदी इंग्लिश मिला के, ठीक, उसको एकदम समझा देंगे। तो अगर आप चाहो तो उसको, जिन लोग हिंदी वाले हैं जिनको लगता है कि हम समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, तो आपको जितनी चीज़ें याद हो रही हैं उसको जाके आप एक अलग कॉपी में अपनी भाषा में लिख लो। जैसे मान लो मैंने बताया कि भाई देखो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर में कुल मिला के डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन्स का थोड़ा डाइजेशन होता है, ठीक। यहाँ पे ये एंजाइम निकलती, पेप्सिन एंजाइम होती है, पेप्सिनोजन के रूप में निकलती है, उसको HCl के उपस्थिति में एक्टिवेट हो जाती है, फिर वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ देती है। ये कहानी मैंने बता दिया। अब आप समझ गए तो इसको जाकर के अपनी भाषा में अपनी किताब कॉपी में लिख सकते हो, ताकि एक बार जब पढ़ लोगे ना, लिखे रहोगे, तो आपको एकदम चीज़ें, जब वो टॉपिक अंग्रेजी में पढ़ोगे तो क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब यही था, ठीक। फिर धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आज तो फिलहाल आप लोगों का टाइम हो ही गया है ना। तो आज का ख़त्म करते हैं, आगे से फिर जो है हम शुरू करेंगे। मुझे लगता है इस सत्र में तो डाइजेशन ख़त्म हो गया, तो रिस्पायरेशन से शुरू करना होगा। पहले हम फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक। तो अभी आप लोगों को शुरू करेंगे और पूरे हफ्ते में 2-3 लेक्चर हम लेंगे, और भी हैं तमाम बड़े बड़े लोग हैं जो कि आएंगे, आप लोगों को अभी शुरू करेंगे, पढ़ाएंगे। आप लोग एकदम से अभी से एकदम से एक्टिवेट हो जाओ, ठीक है।